हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई प्लांट बॉडी में किस तरीके से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके चलेंगे। और फूड तैयार होने के बाद कैसे उसकी शिफ्टिंग होती है नॉन ग्रीन पार्ट तक प्लांट बॉडी के। वीडियो के सेकंड सेक्शन में हम समझेंगे ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, कौन सा ऐसा लिक्विड है जो मटेरियल की शिफ्टिंग करता है, ऑक्सीजन की शिफ्टिंग कौन करता है, अदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है, और उस मटेरियल के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और साथ ही उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं लाइफ प्रोसेस के नोट्स को लेकर हमारी वीडियोस के सीक्वेंस चल रही है। आज की वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का ही लिंक आपको मिलेगा, आप एक बार देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर की सीक्वेंस बनी रहे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में है क्या। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक लाइफ प्रोसेस होता है इन विच अ सब्सटेंस सिंथेसाइज, जिसमें क्या होता है सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के एक पार्ट में, ऑर्गेनिज्म के एक हिस्से में, और उसके बाद वहाँ से फिर वो बाकी हिस्सों तक पहुँचता है मटेरियल। लेकिन कैसे पहुँचता है? प्लांट बॉडी में इसका तरीका अलग होता है और एनिमल बॉडी में इसका तरीका अलग होता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट का जिक्र कि प्लांट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। प्लांट बॉडी में एक स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जो इस मटेरियल को ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक पहुंचाते हैं, या आप सिंपल कह सकते हैं प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, और उस टिश्यू का नाम क्या है? फ्लोएम। क्लियर? तो फ्लोएम वो टिश्यू होते हैं जो ग्रीन पार्ट में जब फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां से फिर लेकर उस मटेरियल को वो कहां तक पहुंचाते हैं? प्लांट बॉडी के बाकी सभी हिस्सों तक। ठीक है, क्योंकि प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट की ग्रोथ होनी है ना भाई, लेकिन हर एक पार्ट में फूड सिंथेसाइज नहीं होता। सिंपल सी लाइन। अब चलिए डिस्कस करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के पास क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए हायर एनिमल का, मतलब ह्यूमन का। ह्यूमन बॉडी में देखिए क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट का काम, लेकिन एक सोचने वाली बात, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, पर उसमें प्रेशर होना चाहिए ना, तभी तो मटेरियल को लेके जा पाएगा एक से दूसरी जगह तक। लेकिन उसमें प्रेशर कहाँ से आएगा? वो आता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन से। ठीक है, और उस ऑर्गन का नाम है, जो आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हार्ट। ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 1 फीस्ट के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है हार्ट। ठीक है, वो बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग ही फीस्ट डिसाइड होती है। अगर आप हार्ट के वेट की बात करते हैं, अप्रॉक्स 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम। क्लियर? आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की वीडियो में समझ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से समझिए, और अगर आप टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास पार्ट आता है आज की वीडियो का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के जो नोट्स हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट बॉडी में, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि प्लांट बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का। देखिए क्या होता है, जब हम पौधे को पानी देते हैं, ठीक है, हम किसी पौधे को पानी देते हैं, तो मिट्टी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मिट्टी में जब पानी प्रेजेंट होता है तो पानी आपस में बंधा रहता है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। लेकिन किस वजह से? कोहेसिव फोर्स की वजह से। याद रखिएगा, इस टॉपिक में अभी लाइंस में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में बंधे रहते हैं। फिर क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल को रूट पर, हालांकि रूट हेयर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, तो रूट्स अल्टीमेटली उन मॉलिक्यूल को खींचना शुरू करती है। कैसे? कौन सी फोर्स के द्वारा?
यहाँ पर एक दूसरा नाम आता है एडिसिव फोर्स। तो वाटर मॉलिक्यूल को खींचा जाता है रूट्स की तरफ एडिसिव फोर्स की मदद से, क्योंकि एडिसिव फोर्स हमेशा डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होती है। ये चीज़ याद रखना। ये तो चलिए देखिए एक तरीका हुआ पानी का शिफ्ट होना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी अप्लाई होता है। वाटर की मूवमेंट का एक रूल होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक साइड ज़्यादा चीज़ है, दूसरी साइड कम चीज़ है। शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगी? ज़्यादा से कम की तरफ। भाई कम में तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, वो क्या शिफ्ट करेगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक के पास ज़्यादा नॉलेज है, दूसरे के पास बहुत ही कम नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो जो ज़्यादा नॉलेज वाला है कुछ ना कुछ बताएगा उसको। भाई कम वाला क्या बताएगा? वो तो पहले से ही कम बोल रहे हैं ना उसको, तो उसमें नॉलेज कम है, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही क्या होता है, पानी जो है शिफ्ट हो रहा है सॉइल से, मिट्टी से पौधों की तरफ, जड़ों के द्वारा, है ना। लेकिन कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने दो फैक्टर डिस्कस किए। पहला फोर्सेस के बेस पे, दूसरा पोटेंशियल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लेकर फर्स्ट पॉइंट बना हुआ है, देखिए ये वाला जो मैंने अभी फोर्सेस का जिक्र किया, उसको लेकर हमने सेकंड पॉइंट बना रखा है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब प्लांट फ्रॉम सॉइल। जो पानी है, भाई पानी जब जाएगा ना तो साथ में मिनरल भी चले जाते हैं। मिनरल ऐसे सूखे सूखे तो जाते नहीं है ना, वाटर जब शिफ्ट होगा तो उसके साथ मिनरल भी जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लाइन में डाला गया है कि प्लांट जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ होगा? जब हम पौधे को पानी देंगे, ठीक है, तो मिट्टी में क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल। और जड़ों के अंदर क्या होगा? लो वाटर पोटेंशियल। और रूल क्या होता है? हाई टू लो माइग्रेशन होना मॉलिक्यूल्स का। अब दोनों पॉइंट्स में क्या है? डिफरेंस बन रहा है ना। एक लोकेशन पर हाई वाटर पोटेंशियल है, दूसरी लोकेशन पर लो वाटर पोटेंशियल है, मतलब कंसंट्रेशन कम है पानी के मॉलिक्यूल्स की। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए लास्ट में लिखा भी है मैंने इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर हो गई बात? तो ये सिंपल तरीका होता है, बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट में देखिए हमने क्या डिस्कस किया है, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कोहेसिव और एडिसिव थ्योरी, जिसमें हम इन दो फोर्सेस का जिक्र करते हैं। याद क्या रखना है आपको कि भाई जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे से, इस तरीके से रैंडमली, है ना। ये इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे भी जुड़ रहा होगा, ये इधर भी जुड़ रहा है ना। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, और इसी को बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में बंधे हुए हैं, किस फोर्स के जरिए? कोहेसिव फोर्स के जरिए। ठीक है, किसके जरिए? कोहेसिव फोर्स के जरिए। लेकिन क्या होता है, अब जैसे ये प्लांट की कोई रूट्स है, जो मैंने अभी लाइन डाली है, डाल देते हैं इसको, ये रूट्स है। अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ आएगा। क्यों आएगा? एक दूसरी फोर्स जिसको बोलते हैं एडिसिव फोर्स। ठीक है, इस तरीके से पानी शिफ्ट होता है मिट्टी से पौधे की जड़ों की तरफ। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे प्रोसीड करेगा और लास्ट में पहुंच जाएगा मेसोफिल सेल तक, मतलब ग्रीन पार्ट तक, जहां पर फोटोसिंथेसिस का काम चलना है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है, बस शर्त ये कि ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई भी वीडियो देखिए आप, लेकिन उसको ध्यान से समझेंगे, स्पीड बढ़ा लीजिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्किप करना मतलब लाइंस को स्किप करना, तो फिर वो कनेक्टिविटी नहीं बनती है। ठीक है, चलिए खैर अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है, छोटी क्लास में भी आपने सुना हुआ है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लीफ सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल एवोपोरेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस लोकेशन पर पानी के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है। अब जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो उससे जस्ट नीचे या उसके नियर बाय जो सेल्स होते हैं, जो एरिया होता है, वहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल है, तो वहाँ से जो ट्रांसपिरेशन हुआ है जिस लोकेशन पर, वहाँ पर शिफ्टिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर भी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल फैक्टर का आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? ट्रांसपिरेशन की वजह से। और इस तरह से होता क्या है ना, एक बैक फोर्स जनरेट होती है, एक पुल जनरेट होता है रूट्स की तरफ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस टॉपिक में आपको ट्रांसपिरेशन पुल की भी चीज़ क्लियर हो गई कि भाई क्या एक्चुअल इसका मीनिंग होता है, ये सब बातें। बाकी स्टोमेटा वगैरह जो होता है वो एक अपर्चर होता है जो गार्ड सेल उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करती है ना। ठीक है,
और गार्ड सेल जो होती हैं एक किडनी शेप स्ट्रक्चर होती हैं, सेल्स होती हैं जिसके बेसिस पर स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है। क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है ना स्टोमेटा की, उसको कौन कंट्रोल करेगा? याद रखना है, गार्ड सेल्स। ठीक है, चलिए खैर अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करते हैं इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। ठीक है, उसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं और मतलब एक कंप्लीट फ्लावर कह सकते हैं आप उसको। नॉन फ्लावरिंग की अगर बात चलेगी तो आप बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या है? ये कैटेगरी होती है, पौधे का नाम नहीं है, याद रखना है। ये क्या है? एक प्लांट की पूरी कैटेगरी होती है, क्योंकि बेसिकली प्लांट को है ना जब क्लासिफिकेशन देखते हैं, हालांकि वो 11th में है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो लास्ट में देखिए 2 नाम आ रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म तो हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं जिसमें लगभग सारी चीज़ें ही मिलती हैं हमें। बाकी जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जस्ट नीचे का स्टेप है एंजियोस्पर्म से, है ना, तो थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं होती हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के अंदर वो फ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं, क्लियरली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको। साइकस, पाइनस वगैरह ये सब किस में आते हैं? एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, जिम्नोस्पर्म में, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या बना रखा है? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मतलब एंजियोस्पर्म, उसमें जाइलम और ट्रैकिड करते हैं ट्रांसपोर्ट का काम। ठीक है, पानी को और मिनरल्स को लेके जाते हैं। लेकिन 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 नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं मतलब कि जिम्नोस्पर्म, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड करता है ट्रांसपोर्ट का काम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? भाई पौधे के अंदर भोजन तैयार हो गया है, मेसोफिल सेल के अंदर मतलब ग्रीन पार्ट के अंदर, लेकिन क्या उसी पार्ट की ग्रोथ होनी है? नहीं ना, पौधे के हर एक पार्ट की ग्रोथ होनी है। तो कैसे होगी भाई? हर एक पार्ट कैसे ग्रो करेगा? क्योंकि वहाँ तो फोटोसिंथेसिस चल नहीं रहा है, वहाँ तो फूड तैयार नहीं हो रहा है। तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड को लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे? हम लेके जा सकते हैं? नहीं ना। तो वहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसका मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था, और वो कौन से होते हैं? फ्लोएम टिश्यू। क्लियर? याद रखना है, फ्लोएम टिश्यू की मदद से शिफ्टिंग होती है, ये चीज़ आप क्लियर रखना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में आप इस तरह की लाइन बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक है ना, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है, मेसोफिल सेल। हालांकि आप समझ गए होंगे, मैंने कई बार बोला भी है, आज की वीडियो में कई बार रिपीट हो चुका है ना। मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल क्या होती है? प्लांट बॉडी के ग्रीन पार्ट में पाई जाती है। मेसोफिल सेल वो सेल होती हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ग्रैनम होंगे उसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल ही होती है। ठीक है, प्लास्टिड कई तरह का होता है, उनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम होता है, स्टैक्स होते हैं थाइलेकोइड के, उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। बाकी 3 चीज़ें सनलाइट और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो 4 चीज़ों के मिलने के बाद फिर रॉ मटेरियल जब तैयार हो जाता है तो बनता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, मतलब फूड तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मेसोफिल्स की थोड़े से एक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड पर। ब्लड क्या है? अब आ गया जिक्र ह्यूमन बॉडी का। स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह का इंटेक किया, ठीक है, और इंटेक करने के बाद वो सारा मटेरियल जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ वो क्या है ना, एक अल्टीमेट प्लेस होता है, वहाँ पे डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ क्या है फिर उसको वेस्ट कंसिडर करते हैं। फिर वो पहुँच जाता है कहाँ पर? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद अब वहाँ से मटेरियल शिफ्ट भी तो होना है ना, अलग अलग लोकेशन तक। भाई हमारी उंगली की ग्रोथ भी होनी है, हमारे पैरों की ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारे नेक मसल्स की भी ग्रोथ होनी है, मतलब ओवरऑल बॉडी के हर पार्ट की ग्रोथ होती है। लेकिन वो मटेरियल, डाइजेस्टेड मटेरियल, मतलब कि जैसे अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज है, आपका फैटी एसिड्स वगैरह हैं या वाइटामिन्स वगैरह हैं, या जो भी मतलब इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्ट ले रहे हैं या फिर उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं। तो फाइनल बनने के बाद प्रोडक्ट जो है उसको शिफ्ट करना होता है अलग अलग लोकेशन तक, डिफरेंट पार्ट्स तक। तो कैसे जाएगा? वो जाता है ब्लड के द्वारा। ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें फ्लूइडिटी होती है, जिसमें अच्छी खासी फ्लूइडिटी होती है, होनी भी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ब्लड का फ्लो चार्ट समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है। बाकी वैसे तो देखिए लाइफ प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने वीडियोस पहले बनाई हुई है, आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। इन केस अगर आपने नहीं भी देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप जैसे लिंक पे टच करेंगे तो एक नई विंडो जो पॉपअप होगी उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देंगी। फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपने नहीं देखा है उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपने टॉपिक सभी देखे हुए हैं तो उसको स्किप कीजिए। बाकी जो लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ब्लड क्या एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है। पर लेकिन ऐसा नहीं बोलना ब्लड में 90% वाटर है। ब्लड का एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसमें जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उस फ्लो चार्ट के अंदर एक नाम आएगा ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर 90% वाटर होता है। ये चीज़ याद रखना। ब्लड में डायरेक्ट नहीं बोलेंगे आप 90% वाटर है, ठीक है। चलिए खैर, तो ब्लड क्या है कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइडिटी होती है अच्छी खासी। ब्लड के अंदर बहुत तरह की सेल्स पाई जाती हैं, है ना, जिसमें से एक सेल जिसको हम आरबीसी बोलते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये क्या एक पिगमेंट है, ब्लड पिगमेंट, जो हमें हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बाकी ब्लड का काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का। लेकिन उसमें प्रेशर कहाँ से आएगा, हार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो एक तरह की मोटर है जो लगातार प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो कर सके, मूव कर सके एक से दूसरे प्लेस तक की तरफ, और ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब आर्टरीज के द्वारा। और बाकी फिर ये जो प्रेशर आ रहा है वो हार्ट दे रहा है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना आप, हार्ट लगातार काम करता है बिना रुके बिना थके, स्टार्टिंग से लगातार काम करता रहता है। और जब ये थक जाता है, काम करना बंद कर देता है किसी फॉल्ट की वजह से, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। मोटर काम करती रहे, ये बहुत ज़रूरी है, तभी मटेरियल आगे शिफ्ट होगा और तभी चीज़ें शिफ्ट हो पाएंगी, ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी। अदरवाइज आप सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी आपके टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, क्योंकि ब्लड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ही शिफ्ट करता है इसको। चलिए खैर, अब ब्लड का एक फ्लो चार्ट देखते हैं। ब्लड को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर दो सेक्शन बनाए जाते हैं। 90% वाटर होता है, ठीक है, 10% अदर सब्सटेंस होते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स वगैरह, हार्मोन्स, सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। 10% के अंदर आती है, 90% पानी है, याद रखिएगा 90%। अब जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं 3 प्रकार की। नंबर फर्स्ट एरिथ्रोसाइट, साथ साथ इसके फंक्शन भी समझ लेते हैं। एरिथ्रोसाइट का देखिए सबसे पहले एक दूसरा नाम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये जो आरबीसी होती हैं इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक क्वालिटी होती है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है, फिक्स है बिल्कुल, याद रखना है, रजिस्टर में नोट कर लेना है। आप ये मानिए जो मैं आपको वीडियोस समझा रहा हूँ ना, अभी जितने भी टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आज की वीडियो पार्ट 3 है, पार्ट फर्स्ट को देखिए आप, पार्ट सेकंड को देखिए, जितना भी मैंने आपको समझाया वो सारी चीज़ नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 होगी जो लास्ट होगी, ठीक है। टोटल लाइफ प्रोसेस के जो नोट्स हैं उसको 4 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। और अगर आपने इन चारों पार्ट को अच्छे से समझ लिया ना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप कवर ना कर पाए, ठीक है। साइंस में क्या होता है, चीज़ों को समझना होता है, याद नहीं करना होता है, ठीक है। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, खुद से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन पहले चीज़ों को समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए, साइड में अलग से नोट कर लीजिए उसको। चलिए खैर, तो एरिथ्रोसाइट क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं इसको, या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं। कैसे, वो मैंने आपको बताया, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर नंबरिंग की बात की जाए, करीब 2 से 10 मिलियन, कितनी, 2 से 10 मिलियन डिस्ट्रॉय होती हैं ये हर सेकंड में। लेकिन अगर हम इनका नंबरिंग वैसे नोट करें कि वे कितनी पाई जाती हैं, अबाउट 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। तो इतने छोटे से एरिया में ये 5 मिलियन तक मिल जाती हैं, साइज़ बहुत छोटा होता है। लेकिन एक दुख की बात नहीं, वैसे तो मजाक की बात है, बाकी आरबीसी जो होती है उसका अपना एक लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है ना, कितना, 120 डेज का, 120 दिन का, क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस होता तो शायद ये थोड़ा और लंबे समय तक जिंदा रहते, लेकिन क्या है 120 दिन में इसकी डेथ हो जाती है, आरबीसी खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो याद रखिएगा लाइफ स्पान कितना होता है इनका, 120 दिन का। न्यूक्लियस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस स्टार्टिंग स्टेज में होता है, लेकिन आगे चल के वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसलिए ये भी सेल टिक नहीं पाती। लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऐसा नहीं है। देखिए सेकंड, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। 7000 होती हैं पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। दे आर लार्ज साइज न्यूक्लिएटेड सेल, ये बड़े साइज में पाई जाती हैं ना। न्यूक्लिएटेड सेल से मतलब न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को। कैसे, जर्म्स को मार देती हैं, ढूंढ ढूंढ के मारती हैं जर्म्स को।
हालांकि ल्यूकोसाइट भी बहुत तरह की होती है, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन क्या अभी फ़िलहाल 10th लेवल पर सिर्फ इतना ही है। तो अभी हम NCERT के जो टॉपिक्स हैं ना, उसी टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 10th लेवल के हिसाब से नोट्स हैं, बाकी 11th के हिसाब से 11th के नोट्स मिलेंगे आपको। चलिए खैर, नंबर 3, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड हेल्प इन अ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में काम आती है। जब चोट लगती है ना, तो क्या होता है, ब्लड निकलता है और तुरंत से वो जम जाता है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ब्लड तो सारा बाहर निकल जाएगा। भाई हमारी बॉडी में एक एवरेज में मानिए 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, तो ये तो बहुत लॉस में चला जाएगा व्यक्ति, पर ऐसा ना हो, ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो प्लेटलेट का फंक्शन होता है क्लॉटिंग में, क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करना, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग के लिए, बाकी प्लेटलेट उनमें से एक है जो सेल है, ठीक, इररेगुलर होती है शेप में। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड में। ब्लड का फंक्शन तो देखिए एक ही होता है, ट्रांसपोर्ट का, लेकिन इसको हमने कई अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उन हार्मोन्स को एक से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाते हैं, मतलब टारगेट साइट के हिसाब से जहाँ उनको जाना होता है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है अल्टीमेटली। वेस्ट को लेता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स और किडनी तक पहुंचाता है, जिसकी मदद से फिर लिक्विड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, मतलब यूरिन की बात चल रही है। हेल्प करता है क्लोटिंग में, वो आपने अभी पढ़ा प्लेटलेट के बेस पे। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, WBC का पॉइंट आपने क्लियर किया अभी, है ना, जर्म्स को मारता है। अब आता है नेक्स्ट, ये यहाँ पर पॉइंट ऐड हो गया, ये अदरवाइज अलग टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जो काम ब्लड करता है ना उसी की तरह से काम करता है, लेकिन ब्लड तो मेन देखिए डोमिनेंट लेवल पर है, लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, और एक तीसरी चीज़ होती है लिम्फ। तो 3 मेन चीज़ें होती हैं। लिम्फ क्या एक तरह का लिक्विड है, जैसे कि ब्लड की कंपोजिशन जैसा ही इसकी कंपोजिशन होती है, लेकिन इसमें RBC नहीं है, ये चीज़ याद रखना, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। लिम्फ फ्लो करते हैं ना जिस पाइप से, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक। अब लिम्फ वेसल जो है स्ट्रेट पाइप नहीं होते, उसका डिज़ाइन में देखिए बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे वाले पाइप नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो ब्लड वेसल्स में थे, तो फिर किस तरह के होते हैं भाई, देखिए ध्यान से, ऐसे स्ट्रेट पाइप आ रहा है, आगे जाकर ऐसे थोड़ा सा उभार होता है इसमें, और इसी पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको, नोड कहा जाता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड क्या होता है, एक वो लोकेशन होती है लिम्फ वेसल्स के अंदर जहां पर जर्म्स को किल किया जाता है। ओपनली सब जगह पर नहीं करते, लिम्फ नोड वाले प्लेस पर जर्म्स को किल किया जाता है, WBC करती है इस काम को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कंपोजिशन ब्लड जैसी ही है, लेकिन इसमें RBC नहीं है बस, ठीक है। काम क्या करता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं ब्लड के बेसिस पे, तो ऐसी कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह टिश्यूज जो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। घुमा फिरा के पहुँचना तो ब्लड के अंदर ही, लेकिन क्या कुछ चीज़ें जो शिफ्ट नहीं हो पा रही थी उसको इसने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, इस ब्लड में प्रेशर होना चाहिए, तभी तो ब्लड फ्लो कर पाएगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, और इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर से नाम से ही पता चल रहा है आपको, ब्लड का जो प्रेशर होता है जिसको मेज़र कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक वो डिवाइस है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को रीड आउट करने के लिए, ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है हमारी ब्लड वेसल्स में। इट इज़ अ प्रेशर एट विच ब्लड इज फ्लो इन अ बॉडी बाय हार्ट। भाई प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, हमारा हार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। भाई ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, बात ठीक है, लेकिन उसे प्रेशर तो मिल रहा है ना कहीं से, और कहाँ से मिल रहा है, हार्ट से मिल रहा है, क्लियर। अब ब्लड प्रेशर हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है 2 वैल्यूज़ में, सिस्टोलिक वैल्यूज़ होती है, एक होती है डायस्टोलिक वैल्यू। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब होता है फूलना या रिलैक्स्ड स्टेट में आना। हमारा हार्ट जो होता है सिस्टोलिक फेज में जाता है और डायस्टोलिक फेज में जाता है। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। सिस्टोलिक प्रेशर में वैल्यूज़ कितनी दी जाती है, 120 mmHg। mmHg क्या है, यूनिट है। ऐसी डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 80 mmHg। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है उसको, इट इज़ यूजुअली रिटन एज 120/80। यूनिट भी याद रखिएगा mmHg। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई डायस्टोलिक प्रेशर होता है और एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर।
डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, ठीक है, तो उस दौरान प्रेशर कम होता है, मतलब 80 वैल्यू यूज़ करनी है आपको। और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है। ऐसी कंडीशन में ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर है थोड़ा हाई मिलता है, मतलब 120 mmHg। बाकी इससे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो दोनों ही कंडीशन में थोड़ा सा सीरियस केस बन सकता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए यहाँ पर है ना पूरा पाथवे होता है कि भाई हार्ट, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड, ये सब चीज़ें क्या काम करती हैं। देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, हमारा हार्ट ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स में 3 चीज़ों का जिक्र आता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है वो हमने डिफरेंस में क्लियर कर लिया था जब हम आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस समझ रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाना, सिंपल से लाइन, ठीक है। वेन्स का काम क्या होता है, उस इम्प्योर ब्लड को, अब इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ गया, हमने तो प्योर पहुँचाया था। देखिए क्या होता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है ना सेल्स तक, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, वहाँ पे CO2 जनरेट होता है। वो CO2 जब रिवर्स होकर मतलब वापस से हमारे ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर, ठीक है। बाकी कैपिलरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन बनाना, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई होता है, वेन्स में प्रेशर काफ़ी कम होता है, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती है आर्टरी से वेन्स में। बीच में कैपिलरी होती है जो प्रेशर को थोड़ा बैलेंस करने का काम करती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जा रही हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डबल सर्कुलेशन का है। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बताया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आने के भी चांसेस है अब फिर से। तो देखिए अब ब्लड जो है हमारा वो 2 बार एंट्री करता है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए ब्लड को 2 बार एंट्री करनी पड़ती है हार्ट में। देखिए कैसे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, ब्लड यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है, हार्ट में जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो एक एंट्री तो यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। फिर ऑर्गन्स में जाएगा, अब डीऑक्सीनेटेड हो गया ब्लड। अब ये ब्लड जो आ रहा है ना ऐसे वेन्स के द्वारा, ये सीधा लंग्स तक जा सकता था। भाई लंग्स ही तो कर रहे हैं ना प्योरीफिकेशन का काम, हमारा हार्ट तो सिर्फ प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वेन्स में ब्लड का फ्लो इतना कम हो जाता है, मतलब प्रेशर इतना डाउन पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड को प्रेशर लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो ये दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, साइकिल देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को 2 बार एंट्री करनी पड़ती है हमारे हार्ट में, इसलिए को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए खैर, अब देखिए यहाँ पर आर्टरीज वेन्स के कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टरीज का सबसे पहला काम होता है, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो प्योर ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरीज की जो वॉल होती हैं काफ़ी थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक वॉल होती हैं, मोटी वॉल होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी डायग्रामेटिक समझाता हूँ आपको। ये आर्टरीज है, ठीक है। आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं ना काफ़ी मोटी होती हैं, और जब दीवारें मोटी होती हैं तो अंदर ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन ये खाली जगह जो होती है जिससे कि ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये स्पेस काफ़ी कम हो जाता है, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो ब्लड जो फ्लो करेगा ना प्रेशर से फ्लो करेगा। तो इसी डायग्राम से आपको कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड लेके जाती है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक। क्लियर? दूसरा पॉइंट, आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं। आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमन होता है वो बहुत कम होता है, जो स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा। और आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड का प्रेशर काफ़ी हाई होता है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होती। वाल्व क्या होता है ना, कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड वेसल्स के अंदर मिलती है, वो वेन्स में तो प्रेजेंट होती है पर आर्टरीज में नहीं होती। भाई प्रेशर इतना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। आर्टरीज डीपली सीटेड होती हैं, विजुअलाइज नहीं होती, महसूस कर सकते हैं हम आर्टरीज को। ये सारे पॉइंट, इसी को जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा वेन्स के लिए। वेन्स देखिए कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक। वेन्स में प्रेशर काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, नोट नहीं आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, याद रखना है वेन्स के पास वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरीके से होती हैं। ये क्या करती हैं, बैक फ्लो से बचाती हैं, क्योंकि भाई वेन्स में प्रेशर कम है तो ब्लड अगर वापस आने की कोशिश करेगा तो वाल्व क्लोज हो जाती हैं, ये बात है। बाकी कैपिलरी का फंक्शन जो होता है बहुत सिंपल है। कैपिलरीज क्या काम करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई है, वेन्स में प्रेशर काफ़ी कम होता है, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता, बीच में कैपिलरीज होती हैं। डबल सर्कुलेशन हमने समझ ही लिया है।
ये हार्ट के स्ट्रक्चर है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी हार्ट के स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, आपने अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, ठीक है। और अगर टॉपिक क्लियर है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पाथवे ऑफ ब्लड मूवमेंट क्या है। पाथवे ऑफ ब्लड मूवमेंट में यहाँ पे ना स्ट्रक्चर समझाई गई है कि भाई कैसे कैसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में ब्लड मूव करता है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये दो तरह की वेन्स होती हैं, है ना। इन वेन्स के जरिए क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आएगा और राइट एट्रियम में एंटर करेगा, ठीक है। किस में एंटर करेगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, सिंपल। तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, याद रखिएगा पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ जाएगा, लंग्स तक, लंग्स उसे प्योरीफिकेशन करेंगे, O2 CO2 का एक्सचेंज करेंगे, फिर पल्मोनरी वेन्स, ये एक्सेप्शन होते हैं ना, पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर ऑर्गन में, और ऑर्गन से फिर दोबारा से रिपीटेशन हो जाएगा। हालांकि वैसे तो देखिए ये जो पाथवे है ना और जो हार्ट की स्ट्रक्चर है, इसको बनते हुए देखें तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। आपने अगर हार्ट की स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना चाहिए इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए खैर, बाकी जो हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट वाला पैटर्न है वो कितना होता है, यूजुअली 72 टाइम्स होता है पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए। और हार्ट बीट जो होती है लगातार होती हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई MWF TTS का चक्कर होता है, मतलब हार्ट तो लगातार ही काम करता है ना, बर्थ से जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही वो स्टार्ट हो जाता है ना अपना काम करने के लिए, ठीक है। और बाकी छोटे बच्चों में हार्ट बीट थोड़ा फास्टर होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगातार चलता है। हमारे हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि बहुत बार होता है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को घूमने में कितना समय लगता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसको बोलते क्या है, कार्डिक साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, कार्डिक साइकिल, ठीक है। बाकी जो मैमेलियन हार्ट होता है या मैमल्स में और बर्ड्स में वो 4 चैम्बर्ड होता है, कितना होता है, 4 चैम्बर्ड, मतलब 4 भागों में बटा होता है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोज़ साइंस वर्ड चैनल पर रेगुलर अपलोड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।